हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह आपका 27वां वीडियो है। इससे पहले 26 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। ऐसे बच्चे जो आपके मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी नवंबर मंथ के उत्तर प्रदेश स्पेशल और जनरल क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 23 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रकार के यूपी SSSC हमेशा क्वेश्चन पूछती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रत्येक 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं 2025 के रेफरेंस में, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे इसकी थीम पूछ ली जाए, क्योंकि अक्सर करके आपके क्वेश्चन में थीम दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किस दिवस की आपकी थीम है। तो 2025 की थीम क्या है इसकी? तो ओवरकमिंग डिस्रप्शंस ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रेफरेंस, ये इसकी थीम से आपकी 2025 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस की, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो प्रत्येक 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? तो हम मनाते हैं आपका संविधान दिवस। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमने इसे एक्सेप्ट किया था। वहीं 10 दिसंबर की बात करते हैं तो मानवाधिकार दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है, यानी ह्यूमन राइट की बात की जाती है यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करते हैं 23 दिसंबर की, तो प्रत्येक 23 दिसंबर को आपका किसान दिवस मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 1 दिसंबर। वर्ल्ड स्किल्स एशियन कंपटीशन 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 7, 8, 9, 10, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड स्किल्स एशियन कंपटीशन 2025 में भारत की कौन सी रैंक है, ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत की 8वीं रैंक आई है वर्ल्ड स्किल्स एशियन चैंपियनशिप कंपटीशन 2025 में। हम बात कर लेते हैं इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है और कब से कब इसका आयोजन हुआ है, क्योंकि आयोजन से अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आयोजन 27 से लेकर 29 नवंबर 2025 में हुआ है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन आपका ताइवान में हुआ है। बात कर लेते हैं कौन सा एडिशन था इस बार का, तो एडिशन नंबर है आपका 3rd। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। DGP या फिर IGP सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर, रांची, पटना, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं कि DGP यानी जो पुलिस के अधिकारी होते हैं उनका आयोजन कहाँ पे किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, रायपुर में इसका आयोजन किया गया है। अब रायपुर आपका कहाँ पर है? तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है आपकी। अब हम बात कर लेते हैं रायपुर के बारे में, या फिर कह सकते हैं कि इस सम्मेलन के बारे में। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अध्यक्षता की गई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ये जो पॉइंट है आपका वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन से एडिशन की बात की गई है इसमें? तो एडिशन नंबर सम्मेलन हुआ है वो 60th हुआ है, यानी 60वां हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। हाल ही में तेजवीर सिंह को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना का, भारतीय थल सेना का, भारतीय नौसेना का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो पाल ही लिखा है वो क्या पर शब्द है आपका हाल ही में, या फिर इसको काट दीजिए आप। तेजवीर सिंह को हाल ही में किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1, भारतीय वायुसेना का इन्हें
महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में कि इनकी नियुक्ति कब से कब की गई है, कब से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। तो इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा आपका 1 दिसंबर से। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, क्योंकि रिप्लेसमेंट से अक्सर करके क्वेश्चन आपके आते हैं। तो रिप्लेस किया है भास्कर रानाडे को। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भास्कर रानाडे कौन थे और इन्हें किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है, क्योंकि अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके आए हैं, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, आपकी बैंकिंग हो, यूपी SSS कई बार पूछ चुकी है, इवन यूपी PCS भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुकी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा बोर्ड शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तेजवीर सिंह को, विवेक चौधरी को, विक्रम शेरावत को, मनीष श्रीवास्तव को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 विवेक चतुर्वेदी को हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो इनने किसे रिप्लेस किया है, तो ये देखिए रिप्लेस वाले क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके पूछे जा चुके हैं। तो रिप्लेस्ड जो हुआ है पर्सन वो हुए आपके संजय कुमार अग्रवाल। इनका नाम लर्न करना भी आपके लिए कंपलसरी है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून, शिमला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 की बात की जा रही है कि इसका आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन पहली बार आपके आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। देहरादून में इसका आयोजन किया गया है। अब देहरादून कहाँ पर पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके उत्तराखंड की राजधानी है, अर्थात यूटी की राजधानी है। जो आपका उत्तराखंड है आपका, उसकी राजधानी है। आयोजन कब से कब हुआ है, तो 28 से लेकर 29 नवंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया गया है। यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, ये क्या शब्द है आपका, विधेयक है आपका। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने पेश किया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, असम सरकार ने हाल ही में इसे पेश किया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं बहु विवाह निषेध होता क्या है। तो मान के चलिए कोई भी एक पर्सन है और ये क्या कर रहा है कि अगर उसकी कोई एक वाइफ है और वो जीवित है, या फिर कह सकते हैं उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अनदर वाइफ से अगर शादी करता है तो यहाँ पर इसके प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ये चीज़ है इसके अंतर्गत, अर्थात इंग्लिश में हम क्या कहते हैं कि पॉलीगैमी को यहाँ पर क्या किया गया है, बैन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, असम विधानसभा ने इसे पेश किया है। सुल्तान अजलन शाह कप 2025 का उपविजेता टीम किस देश की रही। भारत, बेल्जियम, कनाडा, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अक्सर करके विनर का नाम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सुल्तान अजलन शाह कप 2025 के बारे में उपविजेता टीम का, क्योंकि अक्सर करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1, भारत। जब इंडिया टीम आपकी विजेता रही है तो अक्सर करके आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्थात इसे क्या कहेंगे हम, रनर अप टीम आपकी रही है भारत। इसका मतलब है कि विजेता कौन सी टीम रही है, तो ध्यान रखिएगा विनर है आपकी बेल्जियम। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं इस कप के बारे में। तो भारत को कौन सा मेडल मिला है यहाँ पे, तो भारत को मिला है आपका सिल्वर मेडल, जबकि बेल्जियम को जीता है उन्होंने गोल्ड मेडल। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो आयोजन किया गया है इसका मलेशिया में। कौन से एडिशन का आयोजन हुआ है,
एडिशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा 31वीं एडिशन का इसमें आयोजन किया गया है। टोटल टीमें कितनी थी इसके अंतर्गत, तो टोटल टीमें थी आपकी 6। क्वेश्चन में पूछा गया था कि उपविजेता टीम का नाम क्या है, तो वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक है, 31 अगस्त 2027, 31 दिसंबर 2027, 31 अप्रैल 2027, 31 जुलाई 2027 या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पॉलिटी से रिलेटेड है आपका। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 31 अगस्त 2027 तक आपके 23वें विधि आयोग का कार्यकाल रहेगा। अब हम इसके डिटेल में बात कर लेते हैं 23वें विधि आयोग के बारे में, कब इसका गठन हुआ था और कब से कब तक इसका कार्यकाल होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गठन कब हुआ था ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 सितंबर 2024 को इसका गठन हुआ है। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करते हैं, कितने समय के लिए इसका गठन हुआ था, तो 3 वर्ष के लिए इसका गठन हुआ था आपका। कब से कब तक के लिए गठन हुआ है इसका, तो ध्यान रखिएगा 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त 2027 तक के लिए हुआ है। यानी इसका जो कार्यकाल है वो 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक का इसका कार्यकाल है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अध्यक्ष पद की, तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी आपके इनके माहेश्वरी के बारे में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके गठन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो गठनकर्ता कौन होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो गठनकर्ता होता है आपका राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 31 अगस्त 2027 तक 23वें विधि आयोग का कार्यकाल रहेगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत आपके राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखिएगा इनकी नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो बेसिकली इनका कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से भी इन्हें हटा सकता है या रिप्लेस कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सी झील उड़ीसा में स्थित है, लोकटक, चिल्का, सांबर, पुलिकट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, ऐसी कौन सी झील है जो उड़ीसा में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, चिल्का झील। हम बात कर लेते हैं चिल्का झील के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चिल्का झील किस प्रकार की झील है, तो ये ध्यान रखिएगा ये आपके सॉल्टी लेक है। किस प्रकार की है, आपकी सॉल्टी लेक है, अर्थात आपकी लवणीय लेक है। दूसरा इसके बारे में कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून लेक भी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो लोकटक कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके मणिपुर में स्थित है और मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। सांबर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। वहीं पुलिकट की हम बात करते हैं तो ये स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई है, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, एडम स्मिथ, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एडम स्मिथ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसलिए एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इन्हें कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके। अगर हम बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में, तो ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसमें क्या दिया गया है, ड्रेन थ्योरी के बारे में दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है डिवाइडेड इंडिया, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कौटिल्य की अगर हम बात करते हैं तो इनकी पुस्तक का नाम ही है अर्थशास्त्र।
लेकिन जो अर्थशास्त्र इन्होंने पुस्तक लिखी है वो किससे संबंधित है, आपकी राजनैतिक नीतियों से आपकी संबंधित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 जनवरी, 2 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है मतदान दिवस की कि कब मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। प्रत्येक 25 जनवरी को हम मतदान दिवस मनाते हैं। ऐसा क्यों है? तो ध्यान रखिएगा, जो इंडिया का चुनाव आयोग है जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ECI की स्थापना हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए हम प्रत्येक 25 जनवरी को मतदान अधिकार दिवस मनाते हैं। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स दिवस, जो कि पहला ही क्वेश्चन आज की वीडियो का यही था आपका। वहीं 23 दिसंबर के बारे में बात करते हैं तो इसको मनाते हैं हम किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी की याद में। वहीं बात करते हैं 2 फरवरी की, तो वेटलैंड दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थात आपका क्या किया जाता है, वेटलैंड डे, आंध्र भूमि दिवस। तो एक एक पॉइंट आपके याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से कभी से भी कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? प्लासी का युद्ध, वास्को डी गामा का भारत आगमन, अकबर का राजा बनना, पानीपत का प्रथम युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम एक एक करके पहले देख लेते हैं कि कौन सी घटना कब घटित हुई है, उसके बाद इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे आंसर को। तो सबसे बाद में घटना कौन सी घटित हुई है उसके लिए देख लीजिए। प्लासी का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1757 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ है 1498 ईस्वी में। अकबर का राजा बनना वो हुआ है 1556 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है आपका 1526 ईस्वी में। तो अब यहाँ पर बात कर रहे थे कि सबसे बाद में घटना कौन सी घटित हुई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्लासी का युद्ध सबसे बाद में घटित हुआ है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1927, 1942, 1945, 1946, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन की कि ये भारत कब आया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन। अब हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल मेंबर कितने आए थे भारत में। तो ध्यान रखिएगा टोटल मेंबर इसमें 3 थे आपके, जिसके प्रेसिडेंट या कह सकते हैं कि अध्यक्ष कौन थे। अक्सर करके आपके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो पैथिक लॉरेंस का नाम आप याद रखेंगे। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, ये जो छोटा सा कंसेप्ट है वही आपको याद रखना है। भाषा और प्रस्तावना दोनों ही अलग अलग देशों से हमने भारत ने ग्रेड की है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया से हमने भाषा को ग्रेड किया है। जबकि अमेरिका से हमने पूरी प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो हमने एक्सेप्ट किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम आयरलैंड की बात करते हैं तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं आपके, वो हमने यहाँ से ग्रेड किए हैं। अगर दूसरे कंसेप्टों की बात करें हम, जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, तो ब्रिटेन मोस्टली जो पार्ट है आपका, जैसे संसदीय प्रणाली हुआ आपका, तो वो सब कुछ कहाँ से लिया गया है आपका? ब्रिटेन से लिया गया है। सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है? कालवेलिया, टोडा, सेंटलीज, कुकी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी प्रजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पे प्रजाति की जगह आप एक शब्द यूज कर लीजिए जनजाति। ये शब्द आपका सही रहेगा कि कौन सी आपकी जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, टोडा जनजाति। हम टोडा जनजाति की बात करते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है आपकी?
तो ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। इनका जो मुख्य पेशा है वो क्या करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इनका जो मुख्य पेशा है वो बकरी पालन करना है। क्या है, बकरी पालन करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। कालबेलिया कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपकी राजस्थान की जनजाति है, जिसका पेशा क्या है, तो जिसका सपेरा जो लोग होते हैं उनका ही पेशा है ये। सेंटलीज कहाँ पे पाई जाती है, तो अंडमान एंड निकोबार में आपकी पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। वहीं हम कुकी जनजाति की बात करते हैं तो ये आपके मणिपुर में पाई जाती है। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? केरल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जनगणना 2011 के अनुसार कौन से राज्य की जो वृद्धि दर है वो क्या है, आपकी नकारात्मक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, नागालैंड की जो वृद्धि दर है वो नकारात्मक है। अब ये वृद्धि दर का नकारात्मक का मतलब क्या होगा, मान के चलिए आप 2011 में आपकी इसकी जो जनसंख्या है हमने मान ली कि आपकी 10,000 है, लेकिन जब 2011 में जनगणना हुई थी तो इसकी जनसंख्या निकली है आपकी 9,990, यानी कितना हुआ इंक्रीमेंट, -10 का इंक्रीमेंट हुआ है। इसे ही हम कहते हैं नकारात्मक वृद्धि। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो खजुराहो के जो मंदिर स्थित हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मध्य प्रदेश में ये स्थित हैं। अब ये किनने बनवाए हैं, तो ध्यान रखिएगा, मेड बाई आंसर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे। तो ये चंदेल शासकों ने बनवाए थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये किस शैली के बने हुए हैं, तो सभी के सभी गांधार शैली के बने हुए हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरन, कांडला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि हल्दिया आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। पारादीप आपका उड़ीसा में स्थित है। तूतीकोरन आपका तमिलनाडु में स्थित है। और कांडला आपका स्थित है गुजरात में। अगर हम मैप के थ्रू इसको समझते हैं, रफली एक मैप बना लेता हूँ मैं आपका। तो देखिए जो हल्दिया हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, यानी यहाँ पर हो जाएगा हल्दिया आपका। पारादीप उड़ीसा में यहाँ पर हो जाएगा। तूतीकोरन तमिलनाडु ये है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कांडला। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी तट पर कौन सा है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, कांडला। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2026 के लिहाज से। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSSC 100% पूछेगी आपसे, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। वुमेन प्रीमियर लीग की बात करते हैं, 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, दीप्ति शर्मा। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के बारे में। जब इसकी नीलामी हुई है हाल ही में, तो सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि परचेज इनको किसने किया है, कौन सी टीम है जो परचेज करने वाली है, तो परचेज किया गया है यूपी वॉरियर के द्वारा। कितने करोड़ में इन्हें परचेज किया गया है यूपी वॉरियर के द्वारा, तो 3.2 करोड़ में इन्हें परचेज किया गया है। ये चीज़ आप याद रखेंगे लीग 2026 के बारे में। अब लीग आपके जो 26 होने वाली है वो कब से कब तक होने वाली है, एक एक करके इसके बारे में भी पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो इसका जो आयोजन होना है वो 9 जनवरी से स्टार्ट होगा आपका। 9 जनवरी से कब तक कब खेला जाएगा, तो 5 फरवरी 2026 तक इसका यो आयोजन किया जाना है। टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा टोटल 22 मैचेस के अंतर्गत खेले जाने हैं। टोटल टीमें कितनी खेलती हैं इसके अंतर्गत, तो 5 टीमें खेलती हैं।
कौन से संस्करण का आयोजन करना है, तो ध्यान रखना है चौथे संस्करण का आयोजन इसके अंतर्गत किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 2025 के बारे में, तो देखिए विनर कौन सी टीम रही थी, तो मुंबई इंडियन आपकी विनर रही थी 2025 में। वहीं अगर आपकी रनरअप की बात करते हैं तो दिल्ली आपकी रनरअप रही थी। ये चीज़ आपको याद करनी है। दीप्ति शर्मा कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं आपके आगरा से। इनके बारे में और समझ लीजिए। जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है आपका 2025 हुआ है, किनका वर्ल्ड कप हुआ है, वुमेन का। तो उसके अंतर्गत ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुनी गई हैं, इसलिए ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी आपका उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की बैठक उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित की गई, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है ऊपरी यमुना समीक्षा समिति के बारे में कि कहाँ पर या किस जिले में आयोजित की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ग्रेटर नोएडा में। अब ग्रेटर नोएडा आपका कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वटेश्वर धाम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कानपुर, आगरा, लखनऊ, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। वटेश्वर धाम आपके उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आगरा जिले में ये स्थित है। हम बात करते हैं कि ये कौन से कहाँ पर क्या क्या डिपेंड करता है चीज़ों में, तो ध्यान रखिएगा ये यमुना नदी के किनारे पर आपका स्थित है। यहाँ पर आपके भगवान शिव हैं, उनसे संबंधित आपके मंदिर यहाँ पे निर्माण हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि बने हुए हैं। शिव से संबंधित यहाँ पे मंदिर लगभग कितने मंदिर हैं, 100 प्राचीन मंदिर हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं वटेश्वर धाम का मेला कब लगता है, तो ध्यान रखना है कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला आपका लगता है। कौन सा मेला लगता है, तो ध्यान रखिएगा पशु मेला लगता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1080, 112, 1090, 108 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा वुमेन हेल्पलाइन नंबर आपका क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1090। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, अदर ऑप्शन भी देख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। 1080 नंबर है वो किसका है, वो आपका चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर है। वहीं 112 किसका नंबर है, तो अगर आपको पुलिस की सहायता लेनी है तो वो आपका ये है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है, सहारनपुर, सोनभद्र, आगरा, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किस जिले की सीमा राजस्थान के साथ में लगती है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, आगरा से जिले की सीमा राजस्थान से लगती है। एक जिले की सीमा और लगती है, मथुरा जिला है, उसकी भी सीमा आपकी लगती है राजस्थान से। कुल मिला के 2 जिले हैं जिनकी सीमा आपकी किससे लगती है, राजस्थान से। वहीं अगर हम सहारनपुर की बात करते हैं तो उसकी सीमा किस किस से लगती है, तो सहारनपुर की सीमा लगती है आपकी हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से। सोनभद्र की बात करते हैं तो 4 राज्यों की सीमा, अलग अलग राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ है, जिसमें आपका एमपी है, उसमें आपका बिहार है और बिहार के साथ साथ लगती है आपके झारखंड की। इन 4 राज्यों की सीमा लगती है सोनभद्र से। महाराजगंज की बात करते हो, इसकी सीमा लगती है आपकी बिहार से प्लस नेपाल से। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम वर्षा जो होती है वो है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो यहाँ पर तो आपकी मिनिमम बारिश होती है, वहीं पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली, मुंबई, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व मुक्केबाजी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो ध्यान रखना है, आयोजन कब से कब तक किया गया है ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है आपका। तो 13 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया है 2025 को। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आपके बनेंगे ही बनेंगे। जब आप पंचायत अधिकारी का पेपर देखते हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखते हैं, चाहे स्टेनो का जो हाल ही में पेपर हुआ है उसका देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके लगातार कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे 5वां क्षेत्रफल वाला जिला है या राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सभी राज्यों में से अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या पूछा गया था, गलत स्टेटमेंट पूछा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे 5वां क्षेत्रफल वाला राज्य नहीं है, जबकि कौन सा है ये? 4th है। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, बिल्कुल सही है, 80 सीटें हैं आपकी। विधानसभा की सीटें 403 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मोस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कौन से जिले में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, बिजनौर में होकर ये प्रवेश करती है। बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मतलब गुजरती है? तो 27 जिलों में होकर गुजरती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं सहारनपुर की अगर हम बात करते हैं तो यमुना नदी आपकी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त करता मधुरिमा तिवारी का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? सहारनपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में प्राप्त हुआ है किन्हें? मधुरिमा तिवारी को। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुरिमा तिवारी किस जिले से बिलोंग करती हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मिर्जापुर से बिलोंग करती हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के बारे में। तो उत्तर प्रदेश से 2 पर्सन लोगों को मिला है, यानी 2 लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिनमें से आपकी एक मधुरिमा तिवारी हैं। तो दूसरे पर्सन कौन है जिन्हें आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं? वो हैं आपके रामलाल सिंह यादव। इनका नाम भी आपको लर्न करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अब ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? रामलाल यादव। तो इनको ये भी लर्न करना है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके भदोही से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपके कि मधुरिमा तिवारी का संबंध कौन से जिले से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और वो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, बुलंदशहर में ये स्थित है। बुलंदशहर में ही कस्बे का नाम है, याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, नरोरा। तो ये आपका नरोरा में स्थित है। नरोरा में कौन सी नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखना है ये गंगा रिवर पर ही आपका बना हुआ है। यहाँ पे कितनी यूनिट हैं? तो ध्यान रखिएगा 2 यूनिट हैं आपकी, जिसकी क्षमता कितनी है? तो दोनों यूनिट की क्षमता मिलाकर यानी 220 + 220 = आपकी 440 मेगावाट की क्षमता है इसकी। इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा चकबंदी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1952, 1953, 1954, 1955, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चकबंदी परियोजना के बारे में पूछा गया कब प्रारंभ की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1954 ईस्वी में की गई थी। अब ये चकबंदी योजना क्या होती है, ये क्वेश्चन आपका लेखपाल के अंतर्गत पूछा गया था जब 2015 का चकबंदी वाला एग्जाम हुआ था। अब इसमें चकबंदी योजना होती क्या, मान के चलिए कि एक किसान है आपका और उसके पास में कई जगह टुकड़ों में आपकी क्या है, जगह है अलग अलग, लेकिन अब सरकार क्या करेगी, इन सब का एरिया मिलाकर आपको एक चक निर्माण कर देगी, एक चक बनाकर देगी, एक बड़ा खेत बनाकर दे देगी। इस परियोजना को ही हम चकबंदी परियोजना कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीलिंग कानून कब लागू किया गया? 1959, 1960, 1961, 1965, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीलिंग कानून कब लागू किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1960 ईस्वी में। अब ये सीलिंग कानून होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी एक फार्मर है आपका और वो कितनी मैक्सिमम उस पर ज़मीन हो सकती है, लैंड हो सकती है, इस प्रकार के कानून को हम सीलिंग कानून कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 100, 75, 31, 80, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि लोकसभा में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 80 सीट है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। देखिए उत्तर प्रदेश के जब भी रेफरेंस में बात की जाती है, लोकसभा की सीटें आपकी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 80 सीटें हैं। देश में आपकी सबसे ज़्यादा कर किसी राज्य में है तो इसी में है, मैक्सिमम में, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूं तो वो भी आपके उत्तर प्रदेश में ही मैक्सिमम में 31। वहीं अगर मैं बात करता हूं विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 403। ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू यूपीपीसीएस का जब हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विधान परिषद की हम बात करते हैं तो वहाँ पर सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा 100। तो ऑप्शन क्या पूछा गया था क्वेश्चन का, तो 100 लोकसभा सीटें पूछी गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्याण पत्रिका का प्रकाशन होता है? कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो कल्याण पत्रिका का जो प्रकाशन होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोरखपुर से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा जिला एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, मथुरा। जबकि इनमें से मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आते हैं। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के आपके 7 जिले हैं जिनको मेंशन किया गया किसके अंतर्गत, आपका एनसीआर के अंतर्गत, जबकि मथुरा और अलीगढ़ आपके प्रस्तावित जिले हैं, अभी इनको ऐड नहीं किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर, मथुरा, झांसी, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गोरखपुर। यहाँ पर वर्षा आपकी मैक्सिमम होती है, कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है, तो लगभग 153.40 सेंटीमीटर की यहाँ बारिश होती है। जबकि मथुरा में आपकी मिनिमम होती है। मथुरा में कितनी होती है, तो मात्र आपके 53 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पे बारिश होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये जो गलत वाले स्टेटमेंट होते हैं वहाँ से ही क्वेश्चन आपके 100% आते हैं। एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। प्रदेश के पश्चिमी भाग में सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1।
क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 1, देखिए उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, अर्थात आप कहाँ जा रहे हो, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हो और वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, जबकि वर्षा की मात्रा बढ़ती नहीं है, क्या होती है आपकी, घटती है आपकी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया था, कृषि, शिक्षा, अवसंरचना, स्वास्थ्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 में आया है, किस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा आवंटित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, अवसंरचना क्षेत्र के लिए। टोटल बजट का 22% आपका इसके लिए आवंटित किया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर आपका कृषि है 13%, दूसरे नंबर पर आपका शिक्षा है जिसमें आपका 13% आवंटित किया गया है। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो इसके लिए 11% आवंटित किया गया है। मेडिकल और स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं तो 6% आवंटित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 कितने लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है, 7.36 लाख करोड़, 8.08 लाख करोड़, 7.89 करोड़, 8.76 लाख करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बजट 2025-26 के क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं बजट के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आपका बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया है 20 फरवरी 2025 को। किसके द्वारा आपका प्रस्तुत किया गया है, तो ध्यान रखिएगा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। कितने लाख रुपए का, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 8.08 लाख करोड़ रुपए का, जबकि ये बजट है 2025-26 का। और अगर हम बात करते हैं 24-25 में कितना आपका बजट प्रस्तुत किया गया था, तो 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था। अर्थात आपके कितने इंक्रीमेंट किया गया है इसके अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो इंक्रीमेंट है वो 9.8% का इंक्रीमेंट करके आपका बजट प्रस्तुत किया गया है 8.08 लाख करोड़ रुपए का। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट माने गए हैं। अगर आपको बजट उत्तर प्रदेश बजट आपका स्पेशली पढ़ना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है 25-26 का, तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल और 20 क्वेश्चन सामान्य जीके के सम्मिलित किए गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। बात कर लेते हैं संडे को इस बार कौन सी स्पेशल वीडियो आने वाली है आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर संडे को आपकी टॉपिक वाइज वीडियो आती ही आती है, तो इस संडे को भी आपकी वीडियो आएगी। इस बार जो संडे को आने वाली है वो वीडियो है आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आपके उनसे संबंधित आपकी वीडियोस उपलब्ध होगी संडे को, इसलिए बेल आइकन को मोस्टली प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप नोटिफिकेशन मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।